वेलकम बैक टू डीएम भट्ट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 3 जो थी उसको कंप्लीट कर लिया था। सारे इंटरप्रिटेशंस को रीड करके उसके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो अगर आप मेरे उस वीडियो को देखना चाहते हैं और अगर आप साथ ही साथ मेरे रोड नॉट टेकन वाली पोएम का वीडियो देखना चाहते हैं तो उन दोनों की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर 4 से। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि एक्टिविटी नंबर 4 जो है उसमें हमसे क्या कहा गया है। कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, यानी कि हमें जो पास्ट है, जो भूतकाल है, उसको हमें प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल से कंपेयर करना है। दीज सेंटेंसेस शो सिचुएशंस इन द पास्ट, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि हमें पास्ट सिचुएशन के बारे में बताते हैं, यानी कि भूतकाल में जो सिचुएशंस हमारे साथ घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में बता रहे हैं। रीड them carefully and write a corresponding sentence about the same situation in the present। तो हमें जो पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं उनको रीड करना है और उनको हमें प्रेजेंट सिचुएशन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पूरा यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे फर्स्ट तो आपको दिया ही हुआ होगा शायद टेक्स्ट बुक में भी। तो सिचुएशन इन पास्ट जो है वो हमें यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया गया है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन अ कार पार्किंग वॉज नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, यानी कि एक वक्त हुआ करता था कि जब कार पार्किंग जो था वो एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। तो इसी जो पास्ट की सिचुएशन है उसको हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करके लिखना है। नाउ डेज कार पार्किंग हैज़ बिकम अ बिग प्रॉब्लम, पर अब क्या हुआ है कि कार पार्किंग जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। चलिए, देयर वॉज नो वे टू नो विच रोड वॉज बेस्ट बैक देन, तो उसी को हमने जो है प्रेजेंट में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। नाउ डेज देयर आर मैनी वेज टू नो विच रोड इज द बेस्ट बैक देन, तो यानी कि ऐसे ही हमें सिचुएशन इन पास्ट को सिचुएशन इन प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। पुलिसमैन वोर लॉन्ग वुल कोट्स एंड टॉल हैट्स इन दोज डेज, तो पास्ट में क्या होता था कि पुलिसमैन जो होते थे ना वो एक लॉन्ग वुलन कोट्स पहनते थे, काफ़ी लॉन्ग जो उनके कोट्स होते थे वो पहनते थे, और उनकी जो हैट्स होती थी ना वो भी बहुत ही ज़्यादा टॉल होती थी। और फिर यहाँ पे उसी सिचुएशन को अगर हम प्रेजेंट में लिखने जाएं तो वो हो जाएगा पुलिसमैन इन दीज डेज। ये जो समय है, ये वर्तमान जो समय है, यहाँ के पुलिसमैन अब के दिनों में खाकी और वाइट कलर के जो पैंट्स होते हैं उनको पहनते हैं। खाकी यानी कि कुछ ब्राउन टाइप का पैंट होता है ना, थोड़ा ब्राउन शेड वाला वो, एंड शर्ट्स विथ ग्रे कैप्स ऑन देयर हेड्स, और वो शर्ट भी पहनते हैं और अपने जो सिर है उस पर ग्रे कलर की कैप्स भी, टोपी भी पहनते हैं। फोर्थ नंबर में हमें क्या दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। इन द पास्ट लिविंग अ फेंस अनपेंटेड वॉज अनहर्ड ऑफ, नाउ डेज बिल्डिंग्स हार्डली हैव फेंसेस, दे हैव कंपाउंड वॉल्स वेल पेंटेड। तो यानी कि पहले क्या होता था कि पहले घर के चारों दिशाओं में फेंस लगा रहता था, पर अभी के दिनों में क्या है, तो अभी के दिनों में आपको कहीं पे फेंस देखने को नहीं मिलेगा। अभी के दिनों में तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके आसपास जो है वॉल्स ही बना दी जाती है, और वो वॉल्स जो होती है वो अच्छे से पेंटेड होती है। यानी कि पास्ट सिचुएशन जो है उसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है उसको आपको लिखना है। फिर फिफ्थ नंबर के सेंटेंस में क्या दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। इन अर्लियर टाइम्स पीपल बिलीव्ड इन जायंट्स एंड फेरीज, तो यानी कि पहले का जो समय था उसमें लोग जो थे ना वो किस पे बिलीव करते थे, तो वो लोग दैत्य यानी जायंट्स पे बिलीव करते थे, जो राक्षस होते थे ना उन पे वो लोग बिलीव करते थे, और फेरीज पे भी बिलीव करते थे। और अभी के दिनों में क्या है, तो दीज डेज पीपल हार्डली बिलीव इन जायंट्स एंड फेरीज, तो अभी के दिनों में तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो गए हैं, लोगों की सोच बदल चुकी है पूरी तरीके से। तो अब वो जो है जायंट्स और फेरीज में काफ़ी कम लोग होते हैं जो जायंट्स और फेरीज में बिलीव करते हैं। फिर एक्टिविटी नंबर 5 हमें दी गई है, तो एक्टिविटी नंबर 5 जो है उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। लुक एट द 3 इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रोड नॉट टेकन, हमें जो 3 इंटरप्रिटेशंस हमें दी गई थी एक्टिविटी नंबर 3 में, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी रोड नॉट टेकन के बारे में, वो हमें देखनी है। दे ईच हैव अ डिफरेंट आइडिया अबाउट व्हाट द पोएम मीन्स, यानी कि देखिए जो सारी इंटरप्रिटेशंस हैं उनके अपने ही डिफरेंट डिफरेंट सोच है अबाउट पोएम क्या कहना चाहती है। मीन्स एंड दे ईच गिव एविडेंस फॉर देयर आइडिया, और वो सारे ही अपने आइडिया के लिए, अपनी सोच के लिए एक सबूत भी हमारे सामने पेश करती है।
इंटरप्रिटेशन 1 गिव्स एविडेंस फ्रॉम द पोएम इटसेल्फ। जो इंटरप्रिटेशन पहले इंटरप्रिटेशन थी वो हमें सबूत देती है पोएम में से ही। द राइटर ऑफ इंटरप्रिटेशन 1 गिव्स डिटेल्स फ्रॉम द पोएम टू एक्सप्लेन हिज आइडिया। जो राइटर है, जो लेखक है इंटरप्रिटेशन 1 का, उन्होंने हमें कुछ डिटेल्स दी है, कुछ जानकारी दी है पोएम के बारे में, कि जिससे वो अपना जो आइडिया है वो हमारे सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। When a writer looks carefully at the details of something in order to understand the whole, यानी कि जब भी कोई लेखक जो है वो किसी भी इंटरप्रिटेशन को ध्यान से देखता है, किसी भी चीज़ को वो अगर एकदम डिटेल में जाके एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल, और वो क्यों देखता है, तो कि जिससे वो पूरी जो स्टैंजा है, पूरी जो पोएम है उसको अंडरस्टैंड कर सके। वी ऑल कॉल दिस एनालिसिस। तो किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना, किसी भी चीज़ को कंसंट्रेशन के साथ देखना, मतलब उसे एनालाइज करना, उसे परखना होता है। इंटरप्रिटेशन 1 यूजेस एनालिसिस ऑफ द पोएम एज एविडेंस फॉर द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन 2 and 3 both use analysis of the poem but they also use other sources for evidence। यानी कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो इंटरप्रिटेशन 2 और 3 थी, उन्होंने एनालिसिस जो थे वो पोएम के तो यूज़ किए थे, पर फिर उन्होंने दूसरे स्रोत के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी दी थी, जो पोएम में तो नहीं दी गई थी बट एक्स्ट्रा सी ऐड की गई थी। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे टेक्स्ट बुक में, उसके आंसर्स जो है यहाँ पे आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको कि आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने एज एन एग्जाम्पल आपके लिए जो है आंसर लिख के रखा है। तो एक बार मैं बस ये जो आंसर है वो आपको रीड करके एक बार सुना दूंगी। What are the other sources they use? तो क्या है वो दूसरे स्रोत जो वो इस्तेमाल करते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन को लिखने के लिए? तो आंसर, बियॉन्ड एनालिसिस द इंटरप्रेटर्स यूज द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर एविडेंस। तो एनालिसिस तो वो करते ही है, पर जो इंटरप्रिटेशन है वो दूसरे स्रोत का भी इस्तेमाल करते हैं अपने सबूत के लिए। तो वो क्या क्या है वो हमें पॉइंट्स में यहाँ पे दिया गया है। इंटरप्रिटेशन 1 इज अडॉप्टेड फ्रॉम अ 9th स्टैंडर्ड CBSE टेक्स्ट बुक। यानी जो इंटरप्रिटेशन 1 है वो कहाँ से ली गई है, वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है, तो 9th स्टैंडर्ड की जो CBSE की टेक्स्ट बुक है उसमें भी जो इंटरप्रिटेशन 1 है वो दी गई है, तो वो वहाँ से अडॉप्ट की गई है। Here the interpreter must have taken help of other sources for the analysis। तो यानी कि इसका मतलब तो यही हुआ कि जो इंटरप्रेटर था जिसने वो इंटरप्रिटेशन लिखी थी उसने किसी दूसरे स्रोत का इस्तेमाल भी ज़रूर से किया है। फिर इंटरप्रिटेशन 2 इज अडॉप्टेड फ्रॉम विकिपीडिया। अभी देखिए यहाँ पे अगर आपने एक्टिविटी 3 ध्यान से देखी होंगी तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कहाँ कहाँ से अडॉप्ट की गई है डिफरेंट चीज़ें। तो इंटरप्रिटेशन 2 के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रिटेशन 2 जो है वो अडॉप्ट की गई है विकिपीडिया में से। द इंटरप्रेटर quotes a literary critic named Eleanor Sickles to justify his interpretation। तो यानी कि जो इंटरप्रेटर था इंटरप्रिटेशन 2 का, उसने क्या किया है कि उसने एलेनोर सिकल्स के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ बताया है कि जिससे वो अपनी जो इंटरप्रिटेशन है उसको जस्टिफाई कर सके, हमारे लिए साफ कर सके। इंटरप्रिटेशन 3 इज एडिटेड टेक्स्ट फ्रॉम जॉर्ज मॉनिटरीज बुक। तो यानी कि जो इंटरप्रिटेशन 3 है वो एक एडिटेड टेक्स्ट है जॉर्ज मॉनिटरीज की बुक में से। द रूट सोर्स इज सम जॉटिंग्स बाय फ्रॉस्ट बायोग्राफर। तो रूट स्रोत क्या है, तो जो जॉटिंग्स थी फ्रॉस्ट के बायोग्राफर की उसके बारे में भी हमें बताया गया है। फ्रॉस्ट फ्रेंडशिप विद एडवर्ड थॉमस एंड देयर कंट्री साइड वॉक्स। द पोएम इज रिटन इन अ वेरी लाइट मूड एंड इज नथिंग बट अ जेंटल जेस्ट इन टीजिंग मूड। तो थॉमस, जो एडवर्ड थॉमस थे वो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ्रेंड्स थे, और वो काफ़ी बार चलने भी जाते थे साथ में, जॉगिंग करने भी जाते थे साथ में। तो ये पोएम जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा लाइट मूड में लिखी गई है, ऐसा हमें जानने मिलता है। और इसको ये क्या है, ये पोएम एक जेंटल जेस्ट है। फिर यहाँ पे हमें दूसरा जो है क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ पैराग्राफ गिविंग योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन रेफरेंस द पोएम इन योर पैराग्राफ। For evidence of your idea, use lines from the poem and use information from at least one of the interpretations 1, 2 or 3। तो यानी कि यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें हमारी ओन इंटरप्रिटेशन हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम के बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में। हमें रेफरेंस करना है पोएम को, अपने पैराग्राफ में एविडेंस देना है हमारे आइडिया के लिए, सोच के लिए,
और हम जो है इंटरप्रिटेशन में भी थोड़ी लाइन जो है वो उसको अडॉप्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़ा सा पैराग्राफ जो है आपके लिए लिख कर रखा है, सिर्फ एक बार मैं इसको रीड कर लूँगी। आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है वो तो आपको खुद ही लिखना है, तो अगर आप चाहें तो ये पैराग्राफ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप खुद से भी अपना ही एक इंटरप्रिटेशन पैराग्राफ बनाकर आप लिख सकते हैं। पर ये तो मैं आपके लिए आपके रेफरेंस के लिए ही सिर्फ यहाँ पे दिया है कि मैंने कैसे एक्सप्रेस किया है। The Road Not Taken is a poem of dilemma that every man faces quite often in the due course of his life. Life is full of choices, and man has to choose only one each time. When he chooses the one, he chooses the best that he feels among all. But at the same time, he also has a sense of regret for not choosing another. While doing this choice, he does think whether he has to choose the one that others also have chosen it, or the one that hardly anybody else has chosen. When he drops one or many, he surely thinks that one day in future he would definitely go for it. And after a very long time, he feels that the choice that he had done in past has made all the difference. This all shows man's indecisiveness over an issue of लाइफ। तो यानी कि इस पैराग्राफ जो है इसमें शॉर्ट में क्या बताया गया है कि हम सभी के जीवन में दो रास्ते हर बार आते हैं और उन दो रास्तों में से हमें किसी एक रास्ते को चूज करना होता है। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि कौन सा रास्ता हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा पाथ हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन से पाथ में ट्रैवल करने में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको दो में से कौन सा पाथ चूज़ करना है। तो ऐसे ही मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप जो चाहे आप अपने ही आइडियाज़ से, अपने ही सोर्सेज से, अपनी एक खुद की अलग हट के इंटरप्रिटेशन जो है उसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला गया है और इंटरप्रिटेशन मैंने आपको एज अ रेफरेंस यहाँ पे दिखा दी है। फिर देखिए यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6 दी गई है, तो एक बार देख लेते हैं कि एक्टिविटी नंबर 6 में हमें क्या बताया गया है। शेयर योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट विद अ क्लासमेट। तो आपने जो इंटरप्रिटेशन लिखी है रोड नॉट टेकन के बारे में, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है जो पोएम, उस इंटरप्रिटेशन को आपको अपने एक दोस्त के साथ, एक क्लासमेट के साथ शेयर करना है। लिसन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्लासमेट, और आपको उसी क्लासमेट की इंटरप्रिटेशन को भी सुनना है। फिल आउट द टेबल बेस्ड ऑन व्हाट यू हियर फ्रॉम योर क्लासमेट। तो आपको एक टेबल सा बनाना है कि जिस क्लासमेट ने क्या लिखा है उसके बारे में। माई क्लासमेट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूट नॉट टेकन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्लासमेट जो है आपको उसकी इंटरप्रिटेशन ने क्या बताया, आपको क्या नहीं बताया, तो उसके बारे में जो है आपको लिखना है। फर्स्ट कॉलम अगर आप देख रहे हैं तो राइटर्स नेम यानी कि आपके कौन से दोस्त ने जो इंटरप्रिटेशन है वो लिखी है। तो यहाँ पे मैंने एज एन एग्जाम्पल रौनक शाह का एग्जाम्पल लिया है। तो रौनक शाह। फिर डज द राइटर रेफरेंस द पोएम। तो क्या उसने क्या जो राइटर है, जो लेखक है, उसने पोएम को रेफरेंस किया है कि नहीं। तो यस। अब आप चाहो तो आप अपने क्लासमेट्स का देख के अपना ही खुद का टेबल बना सकते हो। ऐसे ही मैंने एक बनाया हुआ है एज एन एग्जाम्पल। What is the writer's main idea? Interpretation. तो राइटर का मेन आइडिया क्या है, जो लेखक है उसका मेन आइडिया क्या है। The poem is about the indecisiveness of man. He picks up one choice, but at the same time he regrets for not choosing another. He always thinks that someday in future he will grab the one that was felt, but of course doubtfully. तो ऐसे ही जो राइटर है उसने अपना मेन आइडिया जो है उसको एक्सप्रेस किया हुआ है। बाद में दूसरा जो हमें दिया गया है, व्हाट एविडेंस डज द राइटर गिव फॉर द मेन आइडिया। तो जो राइटर है, जो लेखक है, उसने क्या एविडेंस दिया है, क्या सबूत दिया है अपने मेन आइडिया के बारे में, अपनी मेन सोच के बारे में। लाइन्स फ्रॉम द पोएम। तो उसने कुछ लाइन्स जो है वो ली है पोएम्स में से और एनालिसिस भी उसका किया है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एविडेंस। तो क्या है स्रोत, एविडेंस का स्रोत, सबूत का स्रोत क्या है। इंटरप्रिटेशंस और एनालिसिस डन बाय अदर्स ऑन विकिपीडिया एंड अदर साइट्स। विकिपीडिया और दूसरी जो साइट्स हैं वहाँ से भी स्रोत लिया गया है। हाउ इज़ द राइटर्स इंटरप्रिटेशन डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो कैसे जो क्लासमेट है आपका, उसकी इंटरप्रिटेशन आपकी इंटरप्रिटेशन से डिफरेंट है, वो भी आप खुद से लिख सकते हो। यहाँ पे भी मैंने एक लिखा हुआ है, वो मैं एक बार आपको रीड करके दिखा देती हूँ। I think that the option I had chosen in past has not made a great difference. I still feel that the other one that I had not chosen might have made a great difference. This is human psychology, that man is never happy with what he gets. He
always craves for or repents or regrets for what he has not got. Thus many interpretation is different from that of the writer. तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है आ रहा है उसके क्लासमेट और खुद की राइटिंग्स में। तो यहाँ पे एक्टिविटी 6 में तो हमें एक टेबल बनाने को ही बोला था, तो आप ऐसे जो है खुद का भी जो है टेबल बना सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटी है, अगर आप क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे तो ज़रूर से आपको कुछ नॉलेज भी मिलेगा और उसके साथ ही साथ आपको मज़ा भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमें क्या दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 7 दी गई है। Many people have interrupted the road not taken since it was published in 1916। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंटरप्ट किया है द रोड नॉट टेकन नाम की जो पोएम है उसको, और वो रोड नॉट टेकन पब्लिश कब हुई थी, तो वो 1916 ईयर में पब्लिश हुई थी। द नेक्स्ट पोएम इज़ अ न्यू पोएम। तो अब जो दूसरी पोएम है वो तो काफ़ी नई पोएम है, काफ़ी दिलचस्प पोएम है। यूज़ द क्वेश्चंस टू हेल्प यू लुक केयरफुली एट द पोएम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। Remember that looking carefully at the details of something in order to understand the whole thing is analysis। तो यानी कि आप किसी चीज़ को अगर केयरफुली, किसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखते हो, उसकी डिटेल्स को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, अगर आप किसी छोटी चीज़ को देखते हो बड़ी चीज़ को समझने के लिए, तो उसका नाम क्या होता है, एनालिसिस। उसका मतलब होता है एनालिसिस। As you use the questions to help you read the details of the poem in order to think about its meaning, you will naturally begin to analyze the poem। ओके, तो यहाँ पे यही दिया गया है। अब यहाँ पे जो पोएम है वो दी गई है हमें आफ्टर द बूम बाय जेरी डी मैथ्स। ओके, तो ये जो है हमें एक अच्छी सी पोएम दी गई है, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ स्लीपलेस फादर हेड ऑन अ फोल्डेड पिलो। यहाँ पे एक फादर की बात की गई है, एक पिता की बात की गई है कि जिनको नींद नहीं आ रही है, और उनका जो हेड है, उनका जो सिर है वो एक फोल्डेड पिलो पर है, एक तकिए पर है, जो फोल्ड किया हुआ तकिया होता है उस पे है। हियर्स द मर्मरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप। यानी कि जो कई बार आपने सुना होगा कि रात के टाइम पे पता है कि कोई नल थोड़ा सा भी अगर खुला रह जाता है तो उसकी टिप 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 ऐसी आवाज़ आती है, तो वैसे ही आवाज़ उस पिता को आ रही है। लाइक द वॉइसेज ऑफ स्पिरिट्स फ्लोइंग डाउन जनरेशंस। और उनको क्या लगता है कि ये जो वॉइस है टिप टिप की, वो किसी भूत की है कि जो जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ता आ रहा है, जो पाइप में फंसा हुआ है, ओल्ड पाइप्स। हिज 13-year-old डॉटर ओपन्स द वाटर फॉकेट मोर टू रिलीज द प्रेशर। तो उसकी जो 13 साल की बेटी थी उसने क्या किया कि वाटर टैप को ओपन किया कर दिया कि जिससे सारा जो पानी का प्रेशर है वो निकल जाए और वो टिप टिप की जो आवाज़ है वो बन जाए। टू रिलीज डॉटर ओपन्स द फॉकेट मोर टू रिलीज द प्रेशर ऑफ द एलिमेंट वेट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसने वो टैप ओपन कर दिया ताकि जितना भी पानी हो टैप के अंदर जो भरा हुआ हो वो निकल जाए, और बाद में उसने उसको पूरा क्लोज कर दिया ताकि टिप टिप की आवाज़ आनी बंद हो जाए। तो यहाँ पे सामने हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द पोएम टोल्ड फ्रॉम। तो यानी कि ये जो पोएम है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है, तो मुझे लगता है द पोएट इज टोल्ड फ्रॉम द फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जो भी आंसर्स होंगे उसके आपको स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं इसके आंसर्स। फिर दूसरा पैराग्राफ जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं। द वाटर स्टॉप्स एंड शी शफल्स बैक टू बेड। और जो वाटर है, जो टिप टिप की आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है और बाद में वो अपने बेड की तरफ, अपने बिस्तर की तरफ वापस चली जाती है। स्कूल इन द मॉर्निंग एंड ऑल। आपको तो पता ही होगा कि स्कूल होती है मॉर्निंग में, तो उसको उसके दिमाग में यही सारे ख्याल चलते रहते हैं। What keeps her mind occupied as she slips under the covers to fall where? To what dreams? तो यानी कि यहाँ पे बोल गया है कि क्या है उसके मन में जो उसको हर बार ऑक्यूपाइड रखता है, कौन से ड्रीम्स है, कौन से विचार है वो उसके मन में ऐसे। Does she really have a notion of a far future over half her remembered life way? क्या उसको किसी टाइप का नोशन है उसके फ्यूचर के बारे में, ओवर हर हाफ रिमेंबर्ड लाइफ अवे। तो ऐसा ही सब कुछ हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक जो छोटी लड़की है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके सामने भी हमें क्वेश्चन दिया गया है, द पोएट डिस्क्राइब्स एक्शन एज वेल एज थॉट्स एंड फीलिंग्स, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द एक्शंस। तो यानी कि यहाँ पे हमें वैसे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है कि जो कोई एक्शंस हो करते हों। तो द वर्ड्स शोइंग एक्शंस आर, यहाँ पे देखिए मैं आंसर रीड कर ली हूँ, द वर्ड शोइंग एक्शंस आर अंडरलाइंड इन द आर एज अंडरलाइंड इन द स्टैंजा। देखिए आपको यहाँ पे जो है जो स्टैंजा हमें यहाँ पे दिया गया है उसमें आपको अंडरलाइन करना है। तो क्या क्या एक्शन उसने की है वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है।
तो यहाँ पे पहली एक्शन जो है वो उसने की है कि वो बेड पे अपने बिस्तर की तरफ वापस चली जाती है। तो वैसे ही आप अपने एक्शन जो है उसको अंडरलाइन आप कर सकते हो। द फादर वॉन्ट्स टू शो हर ऑल द पार्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। तो जो लड़की के पिता है वो पिता उसको सारे पाथ सारे रास्ते दिखाना चाहते हैं पॉसिबिलिटी के, संजोग के। नोइंग ही कांट टेल हर वॉट टू डू बट ओनली गाइड हर टू हर पैशन। उसके पिता जानते हैं कि वो उसको बता नहीं सकते कि उसको क्या करना चाहिए, पर वो उसको गाइड ज़रूर से कर सकते हैं कि उसके पैशन की तरफ, कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइडेंस तो वो उसको ज़रूर से दे सकते हैं। He has watched her concentrated over Pat's drawing and sketching the world outside and inside her mind। तो जो पिताजी है, जो उस 13 साल की बेटी के जो पिताजी है, उन्होंने देखा है कि उनकी जो बच्ची है वो हमेशा ही कॉन्सेंट्रेटेड रहती है ड्राइंग में। उसको पेंटिंग करना बड़ा ज़्यादा पसंद है। वो कहीं भी कोई बाहर किसी चीज़ को देखती है इंटरेस्टिंग, तो वो उसके बारे में पेंट करना ज़रूर से शुरू कर देती है। अपने माइंड में भी पेंटिंग्स के थॉट भी वो रख के चलती है। बट वंडर्स इफ इट्स अ चाइल्डहुड हॉबी टू फॉल अवे लाइक डॉल्स और इट कांट बी समथिंग। तो यहाँ पे हमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है। द पोएट मेंशंस पाथ ऑफ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे जो पोएम है वो मेंशन करती है पाथ्स ऑफ पॉसिबिलिटी, संजोग के पाथ जो है उसके बारे में वो यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। आर दिस लाइक द रोड्स इन द रोड नॉट टेकन और दे आर डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, आंसर मैं रीड कर लेती हूँ। द पोएम मेंशंस पाथ्स ऑफ पॉसिबिलिटी। दे आर डेफिनेटली लाइक द रोड्स इन द रोड नॉट टेकन बट हियर देर आर मैनी ऑप्शंस। बट यहाँ पर तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। फादर कैन नॉट डिसाइड विच कैरियर ऑप्शन ही हैज़ टू सजेस्ट फॉर हिज डॉटर। तो जो पिताजी है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो पुख्ता नहीं कर पा रहे कि कौन सा कैरियर ऑप्शन उसकी बेटी के लिए सही रहेगा। And observing that the interest and behavior of his daughter, he cannot decide which way to go, what option to be suggested। तो उसके पिताजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कौन सा पाथ उसकी बेटी को चूज़ करना चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा एक पैराग्राफ दिया गया है। टू एनिमेट अ लाइफ ही सर्चेज हर फॉर व्हाट ही इज़ नॉट इवन श्योर। जो पिताजी हैं उस बेटी के, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि उसकी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए उसको। वो सर्च कर रहे हैं, पर सर्च किस चीज़ के लिए करें। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ बताया गया है कि उस पिताजी जो पिताजी हैं उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम लाइफ्स कॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स दैट रप्चर प्लान्स एंड फ्यूचर्स। तो जो पिताजी है वो अपनी जो डॉटर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि लाइफ में जो ज़िंदगी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स आते हैं, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट्स आते हैं, काफ़ी बार रप्चर हो जाते हैं वो शिफ्ट। तो ऐसा ही सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है हाउ डज द फादर एक्सप्रेसेस द वे प्लान्स चेंज एंड फ्यूचर्स आर अनसर्टन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमें, देखिए मैंने स्क्रीन शेयर करके ही रखी है, तो आप जो है मैं इसको एक बार रीड जो है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है father wants to animate, make life vibrant his daughter's life. He tries to know her nature, aptitude, etc., but he cannot be sure regarding it. He knows that life has many shifts and these changes may spoil or destroy plans and future. Therefore, the father is very much doubtful about his daughter's future, considering the uncertainty in the due course of टाइम। तो ऐसा ही हमें यहाँ पे जो फोर्थ स्टैंजा है उसका आंसर दिया गया है। उसके बाद हम जो है दूसरे स्टैंजा पे मूव ऑन करते हैं। तो दूसरे स्टैंजा में हमें दिया गया है और हाउ टू बी फिल्ड विथ अ क्यूरियस लाइफ। कैसे वो एक क्यूरियस लाइफ, एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लाइफ में फिल हो सकती है। टू चेरिश वंडर व्हाट डिड हिज पेरेंट्स सी इन हिम। तो उसके पेरेंट्स जो है वो क्या देखते हैं उसके अंदर। Go to college, but the subtle words of his father who said no one helped me and never left the dirty mines, the rock crushing factories and dull labor। तो यहाँ पे जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बाहर आए हैं, रॉक क्रशिंग फैक्ट्रीज़ में उन्होंने काम किया है, डल लेबर में काम किया है उन्होंने। तो ऐसे सारे काम उन्होंने किए हैं, पर वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी भी ऐसे सेम काम करे। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी कुछ और एक्सेप्शनल करे जो उसके कैरियर के लिए अच्छा हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उस स्टेंजा के सामने ही, हुज फ्यूचर इन्वॉल्व्स कॉलेज इन दिस स्टेंजा, हु इज़ द फादर इन दिस स्टेंजा।
तो उसका आंसर जो है मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। फादर्स फ्यूचर इन्वॉल्व्स कॉलेज इन दिस स्टैंजा। तो फादर का फ्यूचर है वो क्या इन्वॉल्व करता है, कॉलेज को इन्वॉल्व करता है स्टैंजा के अंदर। द फादर इज अ लेबरर इन अ रॉक क्रशिंग फैक्ट्री। जो फादर जो है ना, उसके पिताजी जो है वो एक लेबरर है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वो एक काम करने वाले हैं एक रॉक क्रशिंग फैक्ट्री के अंदर। उसके बाद हम आगे जाते हैं। द स्लीपलेस फादर ट्राइज टू रिमेंबर 13 and what he knew and pretended to know. In his dark bed, he recalls the desires of the boy on the edge between kid and teen sailing for distant. तो यहाँ पे जो स्लीपलेस फादर थे वो कोई कुछ कोशिश करते हैं रिमेंबर करने के लिए, सोचने के लिए कि जब वो 13 के थे तो वो क्या करते थे और वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते थे। इन हिज डार्क बेड, तो उनके उसी बिस्तर पे वो रिकॉल करते हैं सब कुछ कि क्या क्या उनके डिज़ायर हुआ करते थे और क्या क्या उनकी सोच हुआ करती थी कि जब वो एक किड थे और किड और टीन के बीच में जो टीनेजर वाली जो लाइफ थी वो उनकी कैसी थी। फिर यहाँ पे हु इज़ 13 इन दिस स्टैंजा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन है वो 13 साल वाला बच्चा इस स्टैंजा में। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा द फादर इज़ 13 इन दिस स्टैंजा। तो फादर खुद की लाइफ में 13 की एज में क्या करते थे वही वो रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द फादर इज़ 13 इन द स्टैंजा। ही रिमेंबर्स द टाइम व्हेन ही वाज 13। वो अपनी लाइफ को रिमेंबर करते थे कि जब वो 13 साल के हुआ करते थे। Space ride the rocket higher towards the void and break the sound barrier, and after the boom, escape the tides of gravity, the blue earth. This worry and all his parents' expectations of him and sleep is in weightless nights. तो यानी कि यहाँ पे हमें कुछ बताया गया है स्पेस के बारे में कि वो रॉकेट की राइड करना चाहते थे, रॉकेट पे बैठ के जाना चाहते थे हायर टूवर्ड्स द वॉइड, स्पेस की तरफ, एंड ब्रेक द साउंड बैरियर, सारे बैरियर्स को हटा देना चाहते थे। एंड आफ्टर द बूम, बूम का मतलब क्या होता है, बूम का मतलब यहाँ पर डेथ हो रहा है, ठीक है। एस्केप द टाइड्स ऑफ ग्रेविटी, एस्केप कर देंगे वो सारी टाइड्स, यानी कि ग्रेविटी की जितनी भी टाइड्स है उसको आप वो एस्केप कर लेंगे। द ब्लू अर्थ, जो ब्लू अर्थ है उसके बारे में फिर बताया गया है। तो यहाँ पे यानी कि सारी इमेजिनेशन की बातें की गई है। दिस वरी एंड ऑल हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ चीज़ उससे एक्सपेक्ट करते थे। एंड स्लीप इन वेटलेस नाइट्स। फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द बूम। तो यानी कि यहाँ पे बूम क्या है। हु ड्रीम्ड ऑफ वेटलेस नाइट्स, किसने ड्रीम किया था वेटलेस नाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे उसका आंसर कुछ हो जाएगा द बूम इज डेथ इन दिस स्टेंजा। द फादर इन हिज डेथ बेड ड्रीम्ड ऑफ वेटलेस नाइट्स दैट ही विल गेट आफ्टर हिज डेथ। तो यानी कि जो बूम है उसका मतलब डेथ होता है, और जो फादर थे वो अपनी डेथ बेड पे ड्रीम करते थे वेटलेस नाइट्स के बारे में, जो कि उन्हें मिलने वाली थी अपनी मौत के बाद। तो यही थी कुछ हमारी पोएम में एक लड़की के बारे में बताया गया है कि कैसे उसके फादर जो है, कैसे उसके पिताजी जो है उसके फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो फिर से एक बार आपको दिखा दिया, मैंने स्क्रीन शेयर करके तो आपको दिखाई दिया था, और आप ऐसे भी जो है इसको देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन एक साथ जो है आ गए हैं, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट जो है अभी जाकर आप ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 8 की तरफ। एक्टिविटी नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है वो एक बार हम जो है देख लेते हैं। उसके बाद हमारी एक्टिविटी 9 हमें दी गई है, और उसके बाद एक्टिविटी 10 भी हमें दी गई है। तो एक्टिविटी 8 से हम शुरू करते हैं। इन द पोएम आफ्टर द बूम बाय जेरी डी मैथ्यूज, द स्लीपलेस फादर आस्क्स अबाउट his 13-year-old daughter. What keeps her mind occupied as she slips under the covers to fall? Where? To what dreams? Does she really have a notion of a far future over half her remembered life away? The sleepless father has seen his daughter concentrated over pads of drawing and sketching, but he does not know if this is only a childhood hobby. तो यानी कि यहाँ पे हम एक कुछ दिया गया है, एक इंटरप्रिटेशन टाइप दिया गया है, तो उसमें से ही हमें जो क्वेश्चंस है ना उसका आंसर हमें करना है। इमेजिन दैट यू आर द डॉटर्स फ्रेंड। आपको क्या इमेजिन करना है कि आप उस डॉटर जो है, वो जो पिता है उनकी जो बेटी है 13 साल की, उसके आप फ्रेंड हो, वो आपको इमेजिन करना है। एंड शी टेल्स यू अबाउट हर ड्रीम्स एंड फ्यूचर प्लान्स, और वो जो आपकी दोस्त है वो आपको बताती है उसके सपनों के बारे में, उसके फ्यूचर, उसके भविष्य के
प्लान्स के बारे में, हर पैशन एंड हर हॉबीज, डिस्क्राइब व्हाट शी इज थिंकिंग अबाउट एज शी फॉल्स asleep while हर फादर वंडर्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आंसर जो है उसको लिखा हुआ है, आप अपने ही तरीके से लिख सकते हो। ये तो सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको मैं रीड नहीं करूँगी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। शेयर योर पैराग्राफ विथ योर क्लासमेट। तो ये जो पैराग्राफ है वो उसको आप शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस पैराग्राफ को शेयर कीजिए। लिसन फॉर न्यू आइडियाज़, और बाद में आप सुनिए न्यू आइडियाज़ के बारे में, सोचिए न्यू आइडियाज़ के बारे में। राइट वन आइडिया यू हर्ड अ क्लासमेट दैट यू थिंक इज़ इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही आप अपने पैराग्राफ को शेयर करके न्यू आइडियाज़ के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, श्रद्धा नाम की क्लासमेट को मैंने एज एन एग्जांपल लिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं एक्टिविटी नंबर 9 की तरफ कि एक्टिविटी 9 में हमें क्या पूछा गया है। व्हेन द स्लीपलेस फादर was a boy, his parents had expectations of him. What did they expect him to do? तो यानी कि जब वो स्लीपलेस फादर जो थे वो एक बॉय थे, एक छोटे से नन्हे से लड़के थे, तो उनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी अपने बेटे से। वॉट डिड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टू डू, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते थे अपने बेटे से। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, व्हेन द स्लीपलेस फादर वॉज अ बॉय हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेड हिम टू बिकम समथिंग दैट कुड ब्रिंग हिम हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। तो जो स्लीपलेस फादर था, जब वो एक लड़का था, एक टीनेजर था, तब उसके जो पेरेंट्स थे वो उससे हमेशा ही एक्सपेक्ट करते थे कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करे कि जिससे उसके ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए और उसकी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड भी आ जाए। द बॉय इज़ एक्सपेक्टेड टू चूज सच अ कैरियर दैट वुड नेवर ब्रिंग हिम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। और वो जो सारे उनके पेरेंट्स थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनका लड़का कुछ ऐसा कैरियर चूज़ करे कि जो उसे कभी किसी टाइप का स्ट्रेस जो है, कभी किसी टाइप का तनाव ना महसूस करवाए। द कैरियर विच वुड कीप हिम अवे फ्रॉम स्ट्रेस एंड फेच हिम टू ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। यानी कि ऐसा कैरियर चूज़ करना चाहते थे वो अपने बेटे के लिए कि जिससे उसके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाए। What did the sleepless father dream of doing as a boy? तो क्या उन्होंने सोचा था, कैसा वो स्लीपलेस फादर ने सोचा था, क्या ड्रीम किया था उन्होंने जब वो एक टीनेजर थे। द स्लीपलेस फादर एज अ बॉय ड्रीम्ड ऑफ राइडिंग अ रॉकेट हाई इनटू द स्पेस। जो स्लीपलेस फादर थे जब वो एक लड़के थे, उन्होंने क्या ड्रीम किया, उन्होंने ड्रीम किया था कि वो एक रॉकेट जो है उस पर सवार होंगे और स्पेस में जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे। He would break the sound barrier and rise much above where the force of gravity does not apply to pull him down. कभी नीचे आना नहीं चाहते थे, वो ऊपर ही उड़ना चाहते थे। He would rise above the blue earth, और वो ये जो धरती है उसके आगे निकल जाएंगे। The worries and the expectation of his parents। तो यही जो चीज़ थी वो यहाँ पे हमें बताई गई है। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, द स्लीपलेस फादर वंडर्स what his daughter will do but he does not say what he expects. Why do you think he does not do this? तो जो स्लीपलेस फादर थे वो वंडर करते हैं कि उसकी डॉटर क्या करेगी आगे जाके, उसके भविष्य के प्लान्स क्या है, बट वो कुछ नहीं बोले कि वो क्या एक्सपेक्ट करते थे अपनी डॉटर से। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। The sleepless father wonders what his daughter will do as he sees her all the while drawing and sketching the objects of the outside world। तो यानी कि जो स्लीपलेस फादर है वो वंडर करते हैं अपनी डॉटर के बारे में कि क्या वो करेगी, पर वो एक टाइम पे ऐसा भी सोचते हैं कि उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को देखा है कि वो ड्राइंग करती रहती है, स्केचिंग करती रहती है, जो भी चीज़ वो बाहर की दुनिया में देखती है उसके बारे में वो हमेशा ही ड्राइंग बनाती रहती है। He thinks that she is not at all serious about her career। और वो सोचते हैं कि उनकी जो बेटी है वो हम कभी भी अपने कैरियर के बारे में सीरियस नहीं रही है। Worrying about her career, he thinks that he would show her the paths of possibility. He would guide her to her passion। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा वरिड है अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में, और वो सोचते हैं कि वो ज़रूर से अपनी बेटी को अपने पैशन की तरफ गाइड करेंगी। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग दैट कुड मेक हर लाइफ वाइब्रेंट। ही एक्सपेक्ट्स हर टू टेक अप रिवॉर्डिंग कैरियर एंड देयरफॉर ही वॉन्ट्स हर अगेंस्ट द थ्रेट्स ऑफ लाइफ टू। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछा गया है, राइट अ पैराग्राफ गिविंग योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ आफ्टर द बूम बाय जेरी डी मैथिस। What is the poet's main idea in the poem? Reference the poem in your paragraph and use the lines from the poem as evidence for your idea. You may also wish to use evidence from the other things you have read or experienced to help
एक्सप्लेन योर इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप अपनी ओन इंटरप्रिटेशन लिखेंगे आफ्टर द बूम नाम की पोएम में जो जेरी डी मैथ्यूज़ ने लिखी है। व्हाट इज़ द पोएट मेन आइडिया इन द पोएम, तो पोएट का मेन आइडिया क्या है उस पोएम में। रेफरेंस करिए आप अपने पोएम को अपने ही पैराग्राफ में, और आप लाइंस यूज़ कर सकते हैं पोएम्स में से एक सबूत के तरीके से, और आप अगर आप चाहें तो एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं, सबूत भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों में से कि जिसको आपने रीड किया है और एक्सपीरियंस किया है अपनी खुद की लाइफ में, कि जिससे आप अपनी इंटरप्रिटेशन को ईजी बना सकते हो दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका एक बार जो है रीड कर लो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसको रीड कर सकते हो। आप जैसा कि मैंने आपको बोला ही है कि आपको खुद से लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको जो है अभी रीड नहीं कर रही, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप फुर्सत से रीड कर लो और बाद में आप खुद की इंटरप्रिटेशंस बनाओ और बाद में आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यही आपका होमवर्क रहेगा कि आपको जो है ये जो इंटरप्रिटेशन है ना उसको अच्छे से लिखना है खुद की लैंग्वेज में। चलिए अभी एक्टिविटी 10 जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे लास्ट एक्टिविटी दी गई है, फिल इन द कॉलम्स द डिटेल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस मेड बाय योर क्लासमेट्स ऑन द पोएम आफ्टर द बूम। तो यानी कि हमें ये कॉलम्स फिल करने हैं डिटेल्स से इंटरप्रिटेशंस के बारे में जो आपके क्लासमेट्स ने बनाई है पोएम के ऊपर, आफ्टर द बूम नाम की जो पोएम है उसके ऊपर। माई क्लासमेट्स इंटरप्रिटेशंस ऑफ आफ्टर द बूम, तो इंटरप्रिटेशंस कैसे डिफरेंट क्लासमेट्स ने आपके डिफरेंट क्लासमेट्स ने लिखी है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। राइटर्स नेम, तो यानी कि राहुल, जानकी, श्याम, मंथन, जानवी, ऐसे सारे मैंने नाम लिखे हुए हैं एज एन एग्जाम्पल। मैंने आपको पहले भी बोला है खुद से करिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। डज द राइटर रेफरेंस द पोएम, क्या जो राइटर है उसने रेफरेंस किया पोएम को, तो देखिए यहाँ पे राहुल ने तो किया है, जानकी ने भी किया है, श्याम ने नहीं किया, मंथन जो है उसने भी नहीं किया और जानवी ने किया है। व्हाट इज़ द राइटर्स मेन आइडिया इंटरप्रिटेशन, तो क्या है मेन आइडिया राइटर का इंटरप्रिटेशन में, वो भी मैंने यहाँ पे अलग अलग लोगों का दिखाया हुआ है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर व्हाट एविडेंस डज द राइटर गिव फॉर द मेन आइडिया, क्या एविडेंस दिया जो राइटर है, लेखक है, उसने अपने मेन आइडिया के बारे में क्या सबूत दिया उसने, वो आपको लिखना है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द एविडेंस, क्या है स्रोत एविडेंस का, सबूत का स्रोत क्या है, वो भी हमें उसका भी एक कॉलम बनाना है। हाउ इज़ द राइटर्स इंटरप्रिटेशन डिफरेंट फ्रॉम माइंड, तो जो राइटर है, लेखक है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे अलग है मेरी इंटरप्रिटेशन से, वो भी आपको लिखनी है। तो ऐसे ही आपको एक टेबल बनाना है, जैसा कि हम पहले पीयर रिव्यू चेकलिस्ट बनाते थे, तो वैसे ही हमें यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस के बारे में भी एक टेबल बना देना है। तो ये तो सारी एडिशनल एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने स्कूल में जाके अपने स्कूल या ट्यूशन में कर सकते हैं। तो यही थी हमारी एक्टिविटी नंबर 10, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है व्हाट्स द एविडेंस, उसकी जो सारी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम जो यूनिट नंबर 6 जो है हमारा केयरफुल एनालिसिस, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो ओके व्यूवर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। थैंक यू, बाय।